अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कैसे हो रही है। अब हमने पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेक्राइड्स। तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो मेनली किस तरह के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, मोनोसेक्राइड की फॉर्म में। इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं। Essentially, all the carbohydrates in food are absorbed in the form of monosaccharides. Only a small fraction is absorbed as disaccharides and almost none is absorbed as larger carbohydrate compounds. तो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में जो हम ले रहे हैं उसमें से जो मेनली जो एब्जॉर्ब होती है फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स की वो है मोनोसेक्राइड्स, और डाइसेक्राइड का सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन ही एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, और जो लार्जर कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। बाय फार द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज। तो मोस्ट अबंडेंट जो मोनोसेक्राइड जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में वो भी ग्लूकोज है, जो कि यूजुअली कितना परसेंट है, 80% कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज जो हैं बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं। द रीज़न फॉर दिस हाई परसेंटेज इज दैट ग्लूकोज इज द फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ आर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फूड द स्टार्चेस। कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हाई परसेंटेज जो ग्लूकोज की एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फूड है ये ग्लूकोज फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। अब जो 20% बच जाता है एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड का वो किस पे कंपोज होता है, वो गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज पे कंपोज होता है, और बाकी का 80% ग्लूकोज जो कि बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। गैलेक्टोज जो है वो मिल्क से डिराइव होता है, और जो फ्रुक्टोज है वो इस तरह का मोनोसेक्राइड है जो कि कैन शुगर से डिराइव होता है। इसके अलावा कहते हैं विजुअली ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो सब के सब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से हो रहे हैं। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को भी देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। कहते हैं ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ग्लूकोज है और ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। को का मतलब कि कोई एक तो नहीं जाएगा, कोई दो चीज़ें साथ में जाएंगी, तो वो सोडियम है, तो सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को भी लेकर जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट थ्रू द इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन, अगर इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन के ज़रिए सोडियम ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ को ट्रांसपोर्ट मोड में होती है, और को ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम के साथ होता है। तो अगर सोडियम ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम थ्रू द इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन अकर्स इन 2 स्टेजेस। सोडियम की ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज में कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस थ्रू द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। सोडियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होगी, जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स की जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ से सोडियम जो है वो मूव करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने के बाद एपिथेलियल सेल के अंदर सोडियम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में क्या कहते हैं कि डिक्रीज ऑफ सोडियम, जो सोडियम सेल के अंदर कम हो रहा है वो क्या कॉज करता है, सोडियम इंटेस्टिनल ल्यूमेन से मूव करता है, किसके ज़रिए मूव करेगा, एपिथेलियल सेल के जो ब्रश बॉर्डर हैं वहाँ से मूव करेगा और सेल के अंदर चला जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें हमें ATP चाहिए होता है, और ATP के ज़रिए 100% जो है वो चीज़ मूव कर जाती है। दैट इज़ आ सोडियम आयन कंबाइंस विद द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब ये होता कैसे है कि जो सोडियम आयन है वो कंबाइन करेगी किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी सोडियम को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी सेल के अंदर, तब तक नहीं इसको ट्रांसपोर्ट करेगी जब तक प्रोटीन किसी और एप्रोप्रिएट सब्सटेंस के साथ कंबाइन नहीं कर जाता। अब क्योंकि सोडियम ने किसको लेके जाना है, को ट्रांसपोर्ट किसको करना है, यहाँ पर ग्लूकोज को करना है, तो वो प्रोटीन जाकर ग्लूकोज के साथ जाकर अटैच करेगी। इंटेस्टिनल ग्लूकोज, अब जो इंटेस्टाइन का ग्लूकोज है वो कंबाइन करेगा सेम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ,
जिसके साथ सोडियम ट्रांसपोर्ट जो है कंबाइन किया हुआ है उसी के साथ ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो फिर सोडियम आयन और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, इकट्ठे ही सेल के अंदर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, सोडियम की जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वो ड्रैग करती है सोडियम को सेल के अंदर, और साथ में ग्लूकोज भी ड्रैग होता है। सेल के अंदर सोडियम भी जाएगा और ग्लूकोज भी चला जाएगा जब वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ दोनों कंबाइन करेंगे। वंस इनसाइड द एपिथेलियल सेल, जब एक दफ़ा एपिथेलियल सेल के अंदर जो दूसरे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और जो एंजाइम्स हैं वो कॉज करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, कि जो सेल्स की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ से अब ग्लूकोज पैरासेलुलर स्पेस में जाए, फिर वहाँ से ब्लड में चला जाए। इस सारे प्रोसेस को समराइज़ करके लिखा हुआ है कि ये एक सोडियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनिशियल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम का बेसोलेटरल मेम्ब्रेन का जो इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ उसके ज़रिए होता है, और जो कि इवेंचुअली फोर्स प्रोवाइड करता है ये ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज के लिए कि ये भी मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। फिर कहते हैं कि हमने भी देखा कि जो मोनोसेक्राइड मोस्ट मेनली एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड है वो है ग्लूकोज, और वो के एक मैकेनिज्म सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा जो बाकी के मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, गैलेक्टोज कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है जिस तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। गैलेक्टोज को भी एब्जॉर्ब होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए ग्लूकोज जैसा ही सेम मैकेनिज्म है, जबकि फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए। इसके बजाय कहते हैं फ्रुक्टोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, वो भी एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही जो है फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगी ऑल द वे थ्रू द इंटेस्टिनल एपिथेलियम एंड इज़ नॉट कपल्ड विद सोडियम। सारे रास्ते ये जो फ्रुक्टोज ने जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब होना है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब करवाती जाएगी, और ये सोडियम ट्रांसपोर्ट के मतलब कपल नहीं बनाएगा, को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ज़्यादातर जो फ्रुक्टोज होती है जो सेल के अंदर जाती है वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है, मतलब कि फॉस्फोरस ग्रुप जाकर अटैच करता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, क्योंकि जब फ्रुक्टोज के साथ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच करेगा तो वो ग्लूकोज बन जाएगा और फाइनली ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी ग्लूकोज की फॉर्म में द रेस्ट ऑफ द वे इनटू द ब्लड। और फिर जिस तरह से ग्लूकोज जो है वो सोडियम के साथ, सोडियम जो है मतलब प्रोटीन जाकर अटैच करेगा सोडियम के साथ, तो फिर वो प्रोटीन किसी अप्रोप्रिएट सब्सटेंस के साथ अटैच करेगी और फिर वो अंदर ले जाएगी, तो फिर ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो को ट्रांसपोर्टेड नहीं होती सोडियम के साथ, तो इसका ओवरऑल रेट जो ट्रांसपोर्ट में है वो सिर्फ 1/2 दैट ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मतलब जितना ग्लूकोज और गैलेक्टोज बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसका सिर्फ 0.5% जो है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रुक्टोज का। सो इट्स ऑल अबाउट absorption of nutrients of carbohydrates.